हेलो गाइस, टुडे इज़ द डे जब हम समझेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ही वो इकलौती थिंकिंग मॉडल है जिसके थ्रू लोग जीनियस बन जाते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि कैसे चीज़ों को एक्चुअल में समझा जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, कैसे किसी सिनेरियो को इस लेवल पे तोड़ा जाता है, इस लेवल पे सिंप्लीफाई किया जाता है कि आपके लिए उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना और फिर सॉल्यूशन तक पहुंचना इजी हो जाए। आप बिहाइंड द सीन प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल ऑलरेडी हाईली सक्सेसफुल लोग करते हैं। इलॉन मस्क का फेवरेट है, आप थंबनेल में देखा होगा आपने इलॉन मस्क को, आपने वॉरेन बफेट को, आपने बहुत सारे एक्स, मतलब न जाने कितने ही ऐसे एक्स इंटेलिजेंट लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो एक टाइम पे इस पावरफुल थिंकिंग मॉडल का यूज़ करते आए हैं। तो आज हम समझेंगे और वीडियो में, इस वीडियो में हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत बड़ी लगे, पर इस वीडियो में आपको सारे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत सारी काम की चीज़ें मिलने वाली है और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ और एट द एंड आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग एक तरह से आपका सेकंड नेचर होगा गाइस, सेकंड नेचर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपका सेकंड नेचर ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को आप 1.5x 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ आए और एक्चुअल में इजीली समझ में आएगा क्योंकि चीज़ें इजी ही होती है। चलो समझते हैं। डिफाइनिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल, ये क्या है? तो एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग गाइस, सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ, पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें और मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मॉडल है कुछ नहीं, आप एक्चुअल में चीज़ों को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करना समझते हो कि आप ब्रेक डाउन करते हो चीज़ों को और आप उसमें से निकालते हो ट्रुथ्स। आप फोकस करते हो ट्रुथ पे, फैक्ट्स पे, ठीक है। उसके बेस पे आप फिगर आउट करते हो कि कहीं मेरे कोई बायसेस तो नहीं है। अगर आपने मेरे बायसेस वाली सीरीज देख ली है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अब हम थिंकिंग मॉडल्स पे बढ़ चुके हैं। बायसेस पे, आपके अजम्पशंस पे, क्या आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं ये मानता हूँ, आपकी मान्यताएं, आप इन चीज़ों से बढ़कर आप ट्रूथ्स और फैक्ट्स की तरफ देखते हो और आप अब एक्चुअल में कंक्लूजन की तरफ जाते हो। और कंक्लूजन के लिए आप सबसे पहले एक मॉडल तैयार करते हो, एक ऐसा मॉडल तैयार करते हो जो आपको रियल सॉल्यूशन दे, ठीक है, रियल सॉल्यूशन दे। आप रियल सॉल्यूशन की तरफ जाते हो, ना कि आप एक फेक सॉल्यूशन की तरफ जाते हो जिससे आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मॉडल, जहाँ पे आप शुरू से स्टार्ट करते हो। आप समझते हो कि वो कौन है, हु। भाई किसी ने आपके आपके घर में कोई बहुत कीमती चीज़ चुरा ली, आप इस पे जाते हो कि हु, कौन कर सकता है, हु, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछते हो और आप उस हु के लिए बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करते हो, ना कि आप बायसेस और अजम्पशन पे चलते हो। उसी के बेस पे आप एक्चुअल में उस रियल हु को डिस्कवर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है गाइस। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मॉडल में जो पहला एग्जांपल आता है वो है इलॉन मस्क का, इसीलिए यहाँ पे टेस्ला की चैलेंजेस विथ बैटरी कॉस्ट वाली बात बोली गई है क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेस्ला, अगर आपने इलॉन मस्क का जो डॉक्यूमेंट्री है, वो पूरा एक वीडियो है डॉक्यूमेंट्री, तो अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में टेस्ला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बैटरी कॉस्ट, बैटरी के साथ में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बैटरीज आर टू एक्सपेंसिव। ट्रेडिशनल थिंकिंग यहाँ पे ये बताती है कि लेट्स फाइंड चीपर सप्लाईज, ठीक है, कि चीपर बैटरीज कहाँ से मिल सकती है, ऐसे कौन से सप्लायर्स हैं जो कि चीपर बैटरीज बेचते हैं। पर फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल यहाँ पे इलॉन मस्क ने अप्लाई किया और उन्होंने पूछा कि व्हाट आर बैटरीज मेड ऑफ, व्हाट आर बैटरीज मेड ऑफ, काय से बनी है भैया, बैटरीज बनी काय से होती है। व्हाट डू द रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या कॉस्ट होती है। बैटरीज लिथियम आयन बैटरी है, उसकी अब ये कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कैन वी रीअसेंबल देम डिफरेंटली, क्या हम उन्हें अलग तरह से रीअसेंबल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ की पूरी बैटरी चाहिए, पूरी की पूरी बैटरी, हम क्या उसे अलग तरह से असेंबल कर सकते हैं क्या। अगर हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को ले और फिर उनको जोड़े
तो क्या हमारी कॉस्ट भी घट सकती है और क्या हमें एक्चुअल में सप्लाई मिल सकती है? तो टेस्ला, रिजल्ट क्या हुआ कि टेस्ला ने रीडिजाइन किया बैटरी आर्किटेक्चर फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, ग्राउंड बिल्कुल जीरो स्टेप से स्टार्ट किया, नॉट बाय कॉपिंग। उन्होंने कॉपी नहीं किया, किसी और कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं किया। उस टाइम पे कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते थे टेस्ला के, और उन्होंने क्वेश्चन करके ही, इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन करके ही, सही तरह के राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करके ही उन्होंने समझा कि आखिर कहाँ कहाँ हम चीज़ों को पिवट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पूछो, आगे बढ़ो। एयरबीएनबी का देखते हैं गाइस, ये एयरबीएनबी का ही है। स्ट्रीमलाइंस इंटरफेस इनहैंसेस यूजर इंगेजमेंट। यस, तो दोस्तों यूजर कंप्लीट लिस्टिंग्स। ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या कहती है कि लेट्स ऐड टूल टिप्स। फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल क्या कहता है कि व्हाट डज अ होस्ट एक्चुअली नीड टू फील कॉन्फिडेंट, व्हाट स्टेप्स फील रिस्की और अनक्लियर। एयरबीएनबी के मॉडल को समझाया जा रहा है कि एयरबीएनबी ने क्या किया था। एयरबीएनबी तो गाइज, एयरबीएनबी जो कि एक शुरुआती एप्लीकेशन बना रहा था, और आपको पता होगा कि एयरबीएनबी क्या करता है, वो हाउसिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और इवन वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स में भी गया है, लेकिन शुरुआती टर्म में तो वो यही कर रहा था कि भाई लोग जो है, जो भी लोग हैं वो कॉन्फिडेंट कैसे फील करेंगे। ठीक है, उसने ये सोचा कि कॉन्फिडेंट कैसे फील करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि वो ये देखता कि ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या कि लेट्स ऐड टूल टिप। वो टूल्स की तरफ नहीं गया, वो उसने एप्लीकेशन को और ज़्यादा क्लियर बनाने की कोशिश नहीं करी, उसने फीचर्स देने की कोशिश नहीं करी। उसने ये सोचा कि मेरी एप्लीकेशन में ऐसा मैं क्या करूँ कि लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। व्हाट स्टेप्स फील रिस्की, वो कौन से स्टेप्स है जो कि एक्चुअल में कस्टमर्स को रिस्की लगते हैं, या फिर वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर, वो क्लियर नहीं है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये पूछा अपने आप से, कैन वी रिवर्स द फ्लो, स्टार्ट विथ फोटोज एंड विथ प्राइसिंग। क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए फोटोज के थ्रू, फोटोज दिखाने चाहिए, और फिर उसके बाद हमने एंड करना चाहिए प्राइसिंग पे। क्या हम पहले ही प्राइसिंग दिखा रहे हैं, क्या ये गलत है? क्या हमने पहले फोटोज दिखानी चाहिए, जो भी हाउसिंग का जो भी हम दिखा रहे हैं, क्या करना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने करे, यानी कि यूजर की साइकोलॉजी को अच्छे से उन्होंने समझने की कोशिश करी। तो गाइज, रिजल्ट क्या निकल के आया कि एयरबीएनबी रिबिल्ड ऑन बोर्डिंग टू मैच होस्ट साइकोलॉजी, नॉट इंडस्ट्री टेम्पलेट्स। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, फिग्मा मल्टीप्लेयर डिजाइन। प्रॉब्लम क्या थी कि डिजाइन टूल्स आर सोलो एंड स्लो। डिजाइन के जितने भी टूल्स है वो सोलो होते थे, अकेले काम करने लायक, और साथ में वो स्लो होते थे, उसमें डिजाइनिंग जो है वो स्लो होती थी। क्या आपने फिग्मा का यूज किया है गाइस? अगर किया है तो कमेंट करें कि मैंने फिग्मा का यूज किया है। ऐसे मेनली जो भी डिजाइन के टूल्स होते थे, जैसे कि मेनली तो भैया एडोबे के ही यूज होते थे, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, यही ज़्यादातर टूल्स यूज होते थे। एक्सडी हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स है एडोबे के ही ज़्यादातर, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब हो गया। तो उन पर अगर कोई डिज़ाइन बना रहा है तो वो मेनली या तो अकेले काम करेगा, ये एक सबसे बड़ी बात थी कि अकेले ही वो बनाएगा, जो भी उसको डिज़ाइन टास्क मिलेगा वो अकेले बनाएगा। साथ में ये प्रोसेस भी स्लो है क्योंकि वो अकेला बंदा काम कर रहा है ना। वो एक एप्लीकेशन दे दी उसको बनाने के लिए, तो अब उस ऐप को बनाने के चक्कर में वो अकेला बंदा पूरा दिन रात लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद जाके वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट भेज रहा है कि बताओ भैया, अब बताओ हमें कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं, इसमें पूरा डैशबोर्ड बना के दिया है, चलो बताओ क्या क्या चेंजेस करने हैं। फिग्मा ने इस प्रॉब्लम को भी देखा। ठीक है, साथ में उसने ये भी देखा कि भाई कोर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो सिचुएशन ये थी कि देखो ट्रेडिशनल थिंकिंग तो ये कहती है कि लेट्स इंप्रूव एंड एक्सपोर्ट एंड हैंड ऑफ्स, कि ठीक है, ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे फाइल्स को, है ना, ताकि ये लोग इजीली एक्सेस कर पाए और फिर उसी में एडिटिंग कर पाए, दूसरे एडिटर्स फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के थ्रू। और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे कि ये हैंड ऑफ्स करते हैं, मतलब कि फाइल्स को एक दूसरे को ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाए, हैंड ऑफ्स पर। उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अपनी लगाई, व्हाट्स द कोर फ्रिक्शन बिटवीन डिज़ाइन एंड डेव। जो डिज़ाइनर्स है और जो डेव है, जो डेवलपर्स है, उनमें क्या फ्रिक्शन, क्या प्रॉब्लम्स आती है यूजुअली। कैन डिज़ाइन भी रियल टाइम, क्या डिज़ाइन रियल टाइम में नहीं हो सकता? क्यों आखिर ऐसा हो कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में पहले आप डिज़ाइन बनाओ,
फिर आप वो डेवलपर को भेजो, यानी और इवन टेस्टिंग वेस्टिंग कराओ उसकी, और फिर उसके बाद आप समझो कि ठीक है अच्छा इसको फिर डेव में बनाना है, फिर वो डेव में बनाया फिजिबल है या नहीं है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करी, सारा कुछ बना के देखा, टेस्ट किया, बाद में पता चला कि अच्छा ये फीचर ठीक है पर ये फीचर गलत नहीं है, फिर उसके बाद आपने फिर से डिज़ाइन करना शुरू किया ज़ीरो से। तो ये लंबा प्रोसेस क्यों क्यों ना हम रियल टाइम में ही पूरा का पूरा सब कुछ डिज़ाइन करें। ये गाइज जो आपको ऐसा फ्लिकर दिखता है ना, ये जब भी स्क्रीन के बाहर पेन जाता है तब होता है ना, आपके मोबाइल में गड़बड़ नहीं है। ओके, सो कैन डिज़ाइन बी रियल टाइम लाइक गूगल डॉक्स? व्हाट इफ कोलैबोरेशन वाज द डिफ़ॉल्ट? क्या हो अगर कोलैबोरेशन जो है वो एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट हो जाए, ठीक है, कोलैब करना एक डिफ़ॉल्ट फीचर बन जाए किसी एप्लीकेशन का। रिजल्ट क्या हुआ कि फिग्मा ने पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया डिज़ाइन को, ठीक है। फिग्मा में आप पूरी टीम की टीम आ सकती है उसमें, पता है, फिग्मा में पूरी की पूरी टीम आके एक यूआई और यूएक्स बना सकती है साथ में मिलके, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सब हर कोई देख सकता है, उस पर कॉमेंट मार सकता है, बोल सकता है कि भैया यहाँ पे बटन चेंज कर दे, यहाँ पे ये चेंज कर दे, वही के वो देख सकता है, और इवन वो खुद ही जाके एडिट वेडिट कर सकता है अगर उसको परमिशन मिली हो तो ये फीचर फिग्मा ने दिया। फिग्मा ने रियल टाइम सब कुछ रियल टाइम में कर दिया। उसने इंटरनेट पे डाल दिया, ठीक है भाई ब्राउज़र के थ्रू तुम डिज़ाइन करो, तुमको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, फोटोशॉप का इतना भारी सॉफ्टवेयर, पैसा भी दोगे तुम, नहीं नहीं हम तुम्हें ज़्यादातर प्लान फ्री देंगे, लो भैया फ्री ले लो पूरा का पूरा फिग्मा, और फ्री में तुम सारा का सारा डिज़ाइन भी करो, ठीक है, रियल टाइम में करो, बिल्कुल रियल टाइम में करो, दुनिया को दिखाओ, दुनिया के सामने रखो, प्रोटोटाइप बनाओ प्रॉपर, टेस्ट कर सकते हो तुम उस प्रोटोटाइप को इजीली, उसमें हर तरह के इंटरेक्शन डाल सकते हो, कोई मेहनत नहीं लगेगी उसमें भी, अच्छे से बस तुम्हें आना चाहिए यूएक्स डिज़ाइन, और फिर बस बार बार इस पूरी साइकिल को ऐसे ऐसे घुमाते चलो, राइट। तो यही मेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया फिग्मा ने, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया भाई। नेक्स्ट था इंडियन एडटेक ऐप, ठीक है। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इवन हो सकता है सिचुएशन। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स ड्रॉप ऑफ आफ्टर 3 days, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो है एक ड्रॉप ऑफ दिख रहा है आफ्टर 3 days। किस चीज़ में गाइज, कोई हो सकता है वो कोई कोर्सेज बेच रहे हो, कोई सर्विसेज बेच रहे हो, एडटेक ऐप है ना, तो वो मेनली कोर्सेज ही बेचते हैं। तो 3 दिन के बाद एक ड्रॉप ऑफ देखने को मिल रहा है, बच्चे जो है वो कोर्स को आगे ही नहीं बढ़ा रहे या कोर्स कर ही नहीं रहे, ठीक है, ड्रॉप ऑफ देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या कहते हैं कि लेट्स सेंड रिमाइंडर, क्यों ना हम इन्हें रिमाइंडर भेजें, क्यों ना हम इन्हें नोटिफिकेशन भेजें, क्यों ना थोड़ा माहौल स्ट्रिक्ट करें। व्हाट्स द इमोशनल स्टेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑन डे 3? डे 3 में एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जब उन्होंने लगाई तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द इमोशनल स्टेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑन डे 3? आखिर वो कौन सी सिचुएशन है भैया, इनकी स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट क्या है, डे 3 तक होता क्या है इनको। व्हाट्स द रियल बैरियर, इज इट कॉन्टेंट, इज इट कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, ये 3 C में से कौन सा है, ठीक है, ये जो 3 C है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंटेंट, इन 3 C में से कौन सा C है जो एक्चुअल में इम्पैक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ये लोग 3 दिन के बाद आगे कंटेंट देख ही नहीं रहे। हो सकता है कि भैया ठीक है शुरुआत के वीडियोस उन्होंने कॉन्फिडेंस में देख लिया हो सकता है उसके बाद कंटेंट ही बोरिंग था, वीडियोस यानी उतनी इंगेजिंग ही नहीं थी, हो सकता है वीडियोस के थ्रू उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, हो सकता है वीडियोस के थ्रू उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि वो कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भैया चीज़ें। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चंस आपको समझाने में मदद करते हैं कि अच्छा कोर्स में क्या पिवट करना है। कैन वी रीडिज़ाइन डे 3 एज अ सेलिब्रेशन चेक पॉइंट? क्या हम इसे चेक पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं? अगर आप डुओलिंगो को देखो तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है गाइस, ठीक है। डुओलिंगो आपको हर समय कुछ ना कुछ देता रहता है, वो पटाखे वटाखे फोड़ता रहता है, कुछ ना कुछ वो करवाता रहता है, इतना उसने स्टाइलिश बना के रखा है अपने एप्लीकेशन को। इवन मेरे पास भी डुओलिंगो है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रीक अभी भी चल रही है, बहुत लंबी स्ट्रीक हो गई है, 200 दिन से ज़्यादा की। तो ये चेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कितना भी यानी उसमें यूज़ करो, आप एडिक्टेड रहते हो, आप अगले दिन के लिए भी तैयार रहते हो, ठीक है कि यार ठीक है मैं पूरा गेम नहीं खेल सकता चेस का, तो एटलीस्ट मैं 10 मिनट का कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अब एडटेक ऐप है, ठीक है, उन्होंने पूछा अपने आप से, ये सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने कंटेंट को अच्छा किया, उन्होंने क्लैरिटी दी, उन्होंने कन्फ्यूजन क्लियर किया, उन्होंने बच्चों के दिमाग में कॉन्फिडेंस डाला, इंस्ट्रक्टर्स को सही से ट्रेन किया, बताया कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ाओ,
तो कंटेंट जब अच्छा हो गया तो इसमें रिजल्ट जो है क्या हुआ कि बूस्टिंग रिटेंशन विथ इनोवेटिव फीचर्स, दैट्स अ थिंग। तो गाइस वाई प्रिंसिपल वर्क, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों आखिर ये काम करता है? एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रूथ, की एडवांटेजेस, कट्स थ्रू नॉइस, नॉइस को हटाओ, कचरे को हटाओ, प्रमोट्स क्लैरिटी, ये क्लैरिटी बढ़ाता है, अनलॉक्स इनोवेशन, ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है, इनोवेशन तभी आएगी जब क्लैरिटी होगी, बिल्ड्स फॉर फ्रेश प्रोडक्ट्स, कॉमन मिसकंसेप्शन, ये कि लिमिट, ये जो है क्रिएटिविटी को लिमिट करेगा, या चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, या फिर इससे क्या होगा कि यूज़र की नीड्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, या डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सिर्फ एक थिंकिंग मॉडल है गाइस, इसके थ्रू आप बस हेल्प लेते हो, इस मॉडल का हेल्प लेते हो बस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मतलब कोई रियल थिंग नहीं है कि इसे अप्लाई करना है, ये एक रूल टाइप से आपके ऊपर नहीं लग गया, नहीं, आप इसे फॉलो करो, यूज़ करके देखो, फ़ायदा मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है ठीक है। कॉमन फिटफॉल्स, मिस्टेक्स इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, कॉमन मिस्टेक्स, कॉपीइंग कॉम्पिटिटर ब्लाइंडली, ठीक है, क्या कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना, एडिंग फीचर्स विदाउट पर्पस, बिना पर्पस को जाने समझे, फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया ही नहीं एक्चुअल में आपने, ट्रीटिंग सिम्टम्स नॉट रूट कॉज, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया ही नहीं आपने एक्चुअल में, इग्नोरिंग यूजर फीडबैक, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया होता तो इसमें ये सारी चीज़ें कवर होती ही होती है, अपने सवाल ही वैसे पूछे नहीं है आपने कि आप यूज़र फीडबैक देखते, कि आप इनकी रूट कॉसेस पे जाते, राइट। व्हाट टू अवॉइड, अज्यूमिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फिट ऑल, क्या अवॉइड करना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फिट ऑल, कोई बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रिलाइंग सोनली ऑन डेटा, सिर्फ डेटा के बेस पे चल रहे हो, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सॉल्यूशंस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स कर रहे हो चीज़ों को, निग्लेक्टिंग कोर यूजर नीड, यूजर्स की कोर नीड्स को नहीं समझ पा रहे, फिर से सिंप्लिसिटी, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव टू अनक्लियर ट्रूथ और रीफ्रेम योर अप्रोच, एक्सप्लोर क्वेश्चंस टू अनलॉक डीपर इनसाइट, क्वेश्चंस करना आना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम उस एरिया में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस एक यूआई यूएक्स डिजाइनर, मार्केटर, प्रोडक्ट टीम, या फिर हम कैसे कर सकते हैं एक्चुअल में, तो अभी हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ों को मैंने सामने रखा, सिर्फ आप देख लो कि देखो यार, जीरो बेस्ड रीडिज़ाइन की, अज्यूम नथिंग, चैलेंज एवरी अजम्पशन इन योर प्रोसेस, यूजर गोल्स, आइडेंटिफाई व्हाट द यूजर ट्रूली नीड्स, essentials only, focus on one of the core requirement, compare versions, evaluate against the existing design। guys इन चीज़ों को हम आगे समझ रहे हैं, देखो हाँ, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं एग्जांपल पे ही आ रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। वीडियो ऑलरेडी कितना लंबा हो गया, वीडियो 18 मिनट का हो गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो हर चीज़ में मैंने एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कोट डाल के रखा है किसी न किसी जीनियस का, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को ही अप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो अब अच्छे समझते हैं, मैं थोड़ा स्लीव्स को ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स आ गए भैया यहाँ पे। ओके, सो सोक्रेटिस क्या कहते हैं, फिलोसोफर थे, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये थोड़ा हार्श कमेंट हो गया, पता नहीं मैंने इतना हार्श वाला क्यों रखा। चैलेंज अजम्पशंस, क्वेश्चन एवरीथिंग अंटिल यू रीच ट्रूथ, दैट्स अ थिंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ मतलब कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने ट्राई ही नहीं किया लाइफ को एक्चुअल में जीने के लिए, तो इसलिए दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, दैट्स द मीनिंग गाइस, ठीक है। तो चैलेंज अजम्पशंस, अपने बिलीव्स, आपके पास जो भी कंस्ट्रेंट्स डाले जा रहे हैं उन पे चैलेंज करो, उनको क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एवरीथिंग अंटिल यू रीच ट्रूथ। आपको चिल्ला के नहीं बोलना है कि ये गलत हो रहा है, नहीं, आपको समझना है कि क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, क्या आपके साथ गलत हो रहा है, आपको बस समझना है और फिर उससे आगे निकलना है, उसे क्वेश्चन करके। तो अब हम कुछ बहुत ही अच्छे सिनेरियो समझेंगे, शायद मेरे पास 7 या 8 ऐसे सिनेरियोज होंगे। तो पहला है स्कूल वाला, कि टॉप ग्रेड्स विदाउट बर्नआउट, कि भाई कोई स्कूल का बच्चा है क्लास 10th का और उसे क्या चाहिए, उसे अबाउ 90% चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। अब क्या हो रहा है कि वो शुरुआत में कॉपी कर रहा है टॉपर्स को 6 घंटे की मैराथन स्टडी करके, और वो बर्नआउट फील कर रहा है और बार बार भूल रहा है,
ये सिचुएशन एक स्टूडेंट के साथ में चल रही है। अब उसे एक्चुअल में 120 डेज, यहाँ पे देखो 120 डेज आ गया, तो 120 डेज में उसे चाहिए 90% से ज़्यादा मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, विदाउट अ डाउट बड़ा अचीवमेंट ही है, इतना भी इजी नहीं होता है, सिंपल सी बात। तो गाइस कैसे वो इन चीज़ों को अचीव करेगा, कैसे वो करेगा? तो एक बात तो उसे समझनी पड़ेगी। देखो, जब आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में, तो आप ये जानते हो कि सच्चाई क्या है, ठीक है। मैंने फिर से बोला, ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले प्रॉब्लम क्या चल रही है कि ओवरवर्क जो है, हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरवर्क जो है करेंगे तो रिटेंशन होगा, लेकिन नहीं, ओवरवर्क करने से रिटेंशन नहीं हो पाता है। ज़्यादा आप काम करते हो, ज़्यादा चीज़ें करते हो, और अगर एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में याद हो जाती है, नहीं। आपका माइंड भी एक बार में मसल मेमोरी नहीं बनाता है, उसको लगातार स्पेस रेपिटेशन में चीज़ों को करना होता है। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कॉपिंग रूटीन इग्नोर्स पर्सनल पेस एंड अटेंशन स्पैन। अभी हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। गाइस, सबसे पहले है कि आप उस ट्रुथ तक पहुंच रहे हो। सच्चाई क्या कहती है कि मेमोरी नीड्स स्पेस्ड रेपिटेशन। ये एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है कि हम एक बार में पढ़ के नहीं कर सकते। इसीलिए यही वजह है कि आप रात में, बिल्कुल एकदम से रात में, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एकदम से फिर रात में ही पूरा का पूरा सिलेबस निकालते हैं, पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरी बुक की बुक निकाल लेते हैं और फिर सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं ज़ीरो से, ठीक है। इससे होता क्या है कि उन्हें एट द एंड 30% 40% ही एक्चुअल में याद रहता है। जो 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 भी उन्होंने पढ़ा था उसका 30% 40% ही याद रहता है। अब अगर सब्जेक्ट वैसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फेंक सकते हो, समझ रहे हो, फेंक सकते हो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हो और उसके थ्रू आपको कुछ भी मार्क्स मिल ही जाएंगे, या आप एक्चुअल में चीज़ों को बनाने में अच्छे हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं और आप चीज़ों को बनाने में, लिखने में अच्छे हो, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 60% 70% तक के पहुंच जाए, मैक्स 60-70% मैक्स तक पहुंच जाए। पर आप 90% का गोल लेके नहीं चल सकते। आप इस तरह की थिंकिंग से 90% तक नहीं पहुंच सकते। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इस सच्चाई को समझना कि रिटेंशन होगा धीरे 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 स्पेस रेपिटेशन में पढ़ के, स्पेस रेपिटेशन में पढ़ के। फर्स्ट वीक के पहला हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, आपको एक रिपीटेशन देना पड़ेगा। हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से आपको रिपीटेशन देना पड़ेगा। ये एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है। दूसरी एक और अनफॉर्चुनेट सच्चाई है कि फोकस, भैया फोकस नहीं रह पाता। आप, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में 6 घंटा पढ़ लो तो अगले दिन भी आप 6 घंटा ही पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे आप। हो सकता है अगले दिन आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ो, पर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट हो। गाइस, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? कंसिस्टेंट होना, ना कि एकदम से बिल्कुल भिड़ जाना इम्पैक्टफुल पढ़ाई की भैया 6 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए, नहीं होगा ऐसे से। तो अगर आपने रोज रोज 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, 120 डेज के हिसाब से अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो ये 2 घंटे बाद में बन के 4 घंटे ज़रूर बनेंगे, ये पक्की गारंटी है। ये 4 घंटे बन जाएंगे। हो सकता है 30 दिन लगे, हो सकता है 90 दिन लगे, लेकिन जब ये 4 घंटे में कन्वर्ट हो गए ना, उसके बाद 4 से 6 होने में इसको मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, 6 से 10 होने में इसको मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा उसके बाद, ठीक है। आप बहुत जल्दी इंप्रूव करने वाले हो। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि शुरुआती रिजल्ट भी छोटा होता है और शुरुआत में आपसे काम भी बहुत बहुत रेयरली हो पाता है, क्योंकि आपका ब्रेन बर्न आउट करता है। तो इन सच्चाइयों को समझने के बाद आपने एक्चुअल में क्या किया कि आपने कंस्ट्रेंट्स को समझा और फिर उस हिसाब से आपने एक प्लान बनाया। प्लान क्या है? प्लान में कंस्ट्रेंट क्या है कि आप वीक हो मैथ और साइंस में। आपने समझा कि आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, कि आप मैथ और साइंस में वीक हो, तो आप मैथ और साइंस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी के 3 या 4 सब्जेक्ट पे कम फोकस करोगे, ठीक है। तो आपने ये भी समझा कि ठीक है, 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, मेरे ट्यूशन्स होते हैं, मुझे और भी काम धंधे करने होते हैं, मुझे खेलना कूदना होता है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत के 120 डेज अगर आपने सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर ली, वो बाद में 10 घंटे 12 घंटे बन जाएंगे, वो एंडिंग में बनेंगे लगे तो, पर हो जाएगी पढ़ाई, ठीक है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो रिबिल्ड प्लान को फिर से रिबिल्ड करते हैं, बजाय इसके कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होने नहीं देना है। उसके लिए क्या करना है? सब्जेक्ट्स को हम फिगर आउट करेंगे, चैप्टर्स को फिगर आउट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ड्रिल्स को समझेंगे, टेस्ट फीडबैक एडजस्टमेंट। क्या होगा कि भैया 1 घंटा हमने डिसाइड किया, 1 घंटे में हम क्या करेंगे? 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटा पढ़ेंगे
20 मिनट उसी चीज़ को जो आधे घंटे में पढ़ा था उसको रिकॉल करेंगे। 10 मिनट एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे खुद से कि भाई जो पढ़ा है याद है कि नहीं, गया कि नहीं दिमाग में। ठीक है, ऐसे करके अगर मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे मैंने पढ़ लिया, बहुत है। ठीक है, बाद में बुक बंद करके बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्या पढ़ा था, याद है कि नहीं है, अब सीधे नए की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल, हाई फ्रिक्शन सब्जेक्ट्स फर्स्ट, मैथ और फिजिक्स को सबसे पहले लेंगे और सिंपल वालों को बाद में लेंगे। टूल्स, ये टूल्स मुझे नहीं पता आप यूज़ करते हो कि नहीं, यानी मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट ले रहे हो, एरर लॉग, एन की कार्ड है या नहीं है पता नहीं। ठीक है, आउटकम क्या होगा, आप एक्चुअल में इस चीज़ों को फिगर आउट कर लोगे फिर। ठीक है, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि कम घंटे में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बेटर रिकॉलिंग हो रही है, स्टडी स्कोर अब बन रहे हैं धीरे धीरे। क्या होगा कि बीच बीच में मंथली टेस्ट तो होते ही है ना, स्कूल मंथली टेस्ट तो लेता ही है। अब आप पाओगे कि मंथली टेस्ट में कहाँ आप पहले 60% पे रह रहे थे, अब आप मंथली टेस्ट में 70% आ गए और 80% भी आ गए हो भैया। बोर्ड एग्जाम से पहले आपके 80% बन गए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 90 पे जाने की। पर अगर आपने इस तरह से अप्लाई नहीं किया तो मुश्किल है। नाउ नेक्स्ट कोट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यू कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। आप किसी प्रॉब्लम को उसी सेम थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते जिसने उस चीज़ को बनाया है। मतलब सिंपल है कि आप, वो एक एग्जांपल आपने सुना होगा ना कि एक वुड बोर्ड है, एक वुडन का बोर्ड है, एक जगह पे खिला नहीं ठुक रहा तो थोड़ा एडजस्ट करके देखो ना कि कहीं और लगाना है, राइट। हो सकता है पीछे कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, तो ब्रेक अवे फ्रॉम एनालॉजी, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल टू रिफ्रेम। कॉलेज के एग्जांपल से समझते, टॉप इंटर्नशिप विदाउट मास एप्लीकेशन स्पैम। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक बच्चा है सेकेंड ईयर, नहीं सेकेंड ईयर में कौन अप्लाई कर रहा होता है, कर रहे होते हैं शायद, कुछ कर रहे होंगे। मान के चलो लास्ट ईयर स्टूडेंट है 4th ईयर का। ठीक है, 4th ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है हमारा, और उसने 200 जेनेरिक, उसने 200 अपने जेनेरिक रेज्यूमे उसने भेजे हैं कंपनीज को। ठीक है, पर उसको एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसने 200 बार रिप्लाई, उसने 200 बार कंपनीज को भेजा है रेज्यूमे अपना। ठीक है, रेज्यूमे उसने कंपनीज को भेजा है 200 बार, पर उसको एक भी कॉल नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है, मास सप्लाई अजम्पशन इग्नोर्स हाउ रिक्रूटर फिल्टर्स पोर्टफोलियो रेलेवेंस एंड सिग्नल स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मास अप्लाई करने से आप ये नहीं समझ पाते कि कमियां कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, आपकी कौन सी वीकनेस है, इम्प्रूव क्या करना है। आपको फीडबैक नहीं मिल पाता शुरुआत में। तो ATS जो होता है इनका, ATS एक सॉफ्टवेयर होता है, वही फिगर आउट कर लेता है और ये रेज्यूमे को उखाड़ के फेंक देता है। जेनेरिक रेज्यूमे काम नहीं करते, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है, उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो सच्चाई क्या कहती है, फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रेकडाउन लगाते हैं। ट्रूथ क्या कहता है कि एम्प्लॉयर्स हायर प्रूफ। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो देखते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास प्रोजेक्ट्स है क्या। प्रोजेक्ट्स नहीं देखते, प्रोजेक्ट स्कूल वाली बात हो गई। अब आज की तारीख में प्रोजेक्ट्स के बेस पे आपको हायर नहीं किया जाता है गाइस। आज की तारीख में आपको प्रोडक्ट्स के बेस पे, आज की तारीख में आपको आउटकम के बेस पे, आपने क्या इंप्रूवमेंट दिखाया किसी कंपनी में काम करके, ये देखा जाता है कि आपने क्या बेहतर किया उस चीज़ में, वो देखा जाता है। सोशल प्रूफ देखा जाता है कि आपने लोगों के सामने उन चीज़ों को रखा है कि नहीं रखा है। ये चीज़ है कि रेलेवेंस ज़्यादा मैटर करता है, वॉल्यूम नहीं। बड़ा रेज्यूमे मैटर नहीं करता। रेज्यूमे में एक्चुअल में चीज़ें लिखी हुई है, क्लियर लिखी हुई है, प्रिसाइज लिखी हुई है कि हाँ मैंने कहाँ इंप्रूवमेंट लाए, कहाँ ग्राफ चार्ट बढ़ा है, 20% से मैंने ऐप का रिटेंशन बढ़ा दिया, कुछ कर दिया। तो वो क्या था, वार्म इंट्रोज बीट कोल्ड आउटरीच। सिंपल सी बात है, पर कोल्ड आउटरीच करने में कुछ जाता नहीं, करो यार करो। 6 हफ्ता नो ब्रांड पेडिग्री। अब क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते है, 6 हफ्ते है। कोई ब्रांड पेडिग्री मतलब कि कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ब्रांड पीछे नहीं है, कोई इंसान नहीं हमारे पीछे जो हमें आगे बढ़ाए। बेसिक JS रिएक्ट स्किल, और अभी आता सिर्फ जावास्क्रिप्ट है और रिएक्ट है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, बेसिक JS आता है और रिएक्ट आता है बस। ठीक है, तो डी कॉम्पोजिशन। अब रिएक्ट और JS के बेस पे, और इवन अगर कुछ और ऐड भी कर दिया तो भी 6 हफ्ते में क्या हो जाएगा। तो 6 हफ्ते में करने लायक क्या हो सकता है कि आपने JS रिएक्ट और उसके साथ में फ्रंट एंड की कोई और टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया, साथ में नोड को भी ऐड कर दिया और एक प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट नहीं अगेन प्रोडक्ट बना लिया, और फिर उसको दुनिया के सामने रख दिया फटाक से। जल्दी बनाया, जल्दी से चीज़ों को किया और उसको दुनिया के सामने रख दिया। टारगेट रोल्स, आपने एक्चुअल में क्या किया, डीकम्पोजिशन, मतलब कि आपने समझा कि अच्छा मैं कौन से रोल्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मैं फ्रंट एंड के लिए कर रहा हूँ, बैक एंड के लिए कर रहा हूँ, फुल स्टैक के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं फुल स्टैक के लिए कर रहा हूँ तो बेसिक JS और रिएक्ट तो इससे तो होने से रहा, और 6 हफ्ते में फुल स्टैक भी होने से रहा नहीं होगा, 6 हफ्ते में नहीं होगा।
लगा लो मेहनत जितनी लगा सकते हो। अगर आपने 12-12 घंटे भी पढ़ाई करी तो भी रिटेन कितना करोगे, प्रैक्टिस कितना करोगे, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो फुल स्टैक मुश्किल है। आपको ये सच्चाई समझनी जरूरी है, फैक्ट्स अपने सामने रखने जरूरी है कि 6 हफ्ते में नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट ईयर में ही एकदम से लास्ट ईयर में ही उनके आंख में आता है, उनको लगता है भैया मैं तो एग्जाम में भी अच्छा फोड़ दूंगा, बिल्कुल मेरे आ जाएंगे 8.9 या 9 पॉइंटर कुछ आ जाएंगे मेरे, साथ में मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख लूंगा, मैं प्रोजेक्ट भी बना लूंगा, मैं मेजर प्रोजेक्ट भी बना लूंगा, मैं क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो जाऊंगा, मैं इंग्लिश में भी अच्छा हो जाऊंगा। अरे भैया कितने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने सच्चाई को देखा भी है कि नहीं देखा है? अगर आपने समझा होता सच्चाई को तो आप एक्चुअल में सही तरह से प्लान करते चीज़ों को। एंकर ऑन प्रूफ, हमेशा प्रूफ की तरह देखो चीज़ों को कि ठीक है आप क्या कर रहे हो, कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें 10,000 यूज़र डेटा डैशबोर्ड, देखो ये ज़्यादा हो गया, पर एटलीस्ट लोग हैं, उस एप्लीकेशन को लोगों ने देखा है, उस एप्लीकेशन को लोगों ने यूज़ किया है, आपने एक ऐसा ऐप बनाया है, आपने ऐसी कोई सर्विस तैयार करी है जिसको एटलीस्ट 10 लोगों ने यूज़ करके देखा आपने, या फिर सोशल प्रूफ के तौर पे गिटहब पे डाला है, ठीक है, अच्छे से आपने गिटहब पे डाला है, सारी वेबसाइटों को डाला है। आपने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल कोई जेनेरिक सा डोमेन ले लिया, आपने .com पे डाला है, .in पे डाला है, प्रॉपर वेबसाइट को अच्छे से होस्ट किया है आपने, अच्छा डिज़ाइन किया है, तो फिर लोगों को दिखता है, आपकी स्किल सेट दिखती है कि आपने कुछ किया है। आपने आपने लिंक्डइन, सोशल मीडिया प्रोफाइल, सब जगह आपने पोस्ट किया है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। नैरेटिव एसेट, केस स्टडी विद बिफोर एंड आफ्टर मैट्रिक्स, ये अच्छा लगता है कि आपने एक्चुअल बस देखो, या तो आप फिग्मा पे कर लो, फिग्मा सीख लो और फिग्मा पे आप पूरा का पूरा केस स्टडी बना के तैयार करके यूआई यूएक्स एक बेसिक सा वायर फ्रेम के साथ में फिर उसमें कोड करके कर सकते हो। आज की तारीख में फिग्मा करने की ज़रूरत नहीं, पता है रेडिली नाम से एक एआई आता है, रेडिली नाम से एक एआई आता है, उसमें भी आप कर सकते हो। रियली या रेडिली ऐसा कुछ करके कोई एआई है, ऐसा है या ऐसा है मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कोई एआई है जिसमें आप बस प्रॉम्प्ट डालो, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालो और फिर पूरा का पूरा यूआई यूएक्स पूरा बना के दे देता है वो। और वही आपने पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट पूरा का पूरा तैयार किया और उसको दुनिया के सामने रखा और बताया कि देखो पहले प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर मैंने एक्चुअल में समझा कि अच्छा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कस्टमर की नीड्स है, फिर मैंने समझा कि क्या सोल्यूशन है, फिर मैंने एनालिसिस किया कि कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं, उसके बेस पे मैंने देखा कि फीचर्स में क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या बना सकता हूँ, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद मैंने सोल्यूशन को अप्लाई किया, उसके बाद मैंने कोड किया, मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और फिर आखिर मैंने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने बताया और इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट ये बोलता है मेरे पास बिफोर आफ्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर आपने एक शॉर्ट डेमो वीडियो भी बनाया उसका। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आना चाहिए कि भाई 60 सेकंड का आपने खुद का एक इंट्रो वीडियो बनाया, आपने इंट्रोडक्शन करने की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। इस तरह से जब आप करते हो तो, और अब आप जब डीएम करोगे माय हायरिंग मैनेजर्स, जब आप लिंक्डइन पे जाते हो, लिंक्डइन में किसी भी कंपनी के पीपल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, एचआर दिख जाएंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं दिख जाएंगे, उन सबको आप मैसेज कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो उनके साथ में। एक फॉलोअप की आदत डालो, ठीक है, फॉलोअप। अभी मुझे लगता है कि आगे अभी रिलेशनशिप वाला जब एग्जाम्पल आएगा तब वो फॉलोअप वाली बात होगी, ठीक है। तो इससे आउटकम क्या मिलेगा, आउटकम ये मिलेगा कि अब आपको एक्चुअल में रिप्लाईज आएंगे, अब आपका एक्चुअल में लोग सीरियसली लेंगे, हो सकता है आपको इंटरव्यू ऑफर्स भी आएंगे, बहुत हद तक चांसेस है कि आएंगे। 20 टेलर्ड आउटरीचेस आउट परफॉर्म 200 ब्लाइंड एप्लीकेशंस, राइट। सो नेक्स्ट है स्टीव जॉब्स का कोट है भैया, यू हैव टू स्टार्ट विद द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड वर्क बैक टूवर्ड द टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, आपका यूजर एक्सपीरियंस, आपका यूजर जो है, आपको यूजर की तरफ पहले जाना है, आपको यूजर की नीड, यूजर की प्रॉब्लम, यूजर की सिचुएशन को पहले सुनना है, समझना है, फिर जाकर के अपने प्रोडक्ट पे वर्क करना है, ना कि अपने अजम्पशन पे चलना है। दैट्स अ थिंग, ठीक है, डोंट कॉपी फीचर्स, दैट्स अ थिंग। सो जॉब का ही एक और एग्जांपल आ गया, देखो, शिप अ फीचर यूजर्स एक्चुअली अडॉप्ट, एक ऐसा फीचर को दुनिया के सामने रखना है जो कि यूजर ऑलरेडी अडेप्ट कर रहे हो या करे। प्रोडक्ट मैनेजर पुशेस अ कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड, एक कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड है बिकॉज कॉम्पिटिटर्स हैव इट, क्योंकि कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है उनके पास और अडॉप्शन उसका सिर्फ 8% है। प्रॉब्लम क्या है कि कॉपीइंग मार्केट लीडर्स इग्नोर्स यूजर योर यूजर्स कोर जॉब्स टू बी डन। कॉपीइंग मार्केट लीडर्स इग्नोर योर यूजर्स कोर जॉब। अगर आप सिर्फ मार्केट लीडर को कॉपी कर रहे हो तो इससे क्या होता है इवन कई बार तो वो लोग उल्टा करते हैं, वो लोग मार्केट लीडर को समझते ही नहीं अच्छी तरह से, एक्चुअल में वो समझते ही नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट लीडर कर क्या रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है,
और अब हमें कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या यूज़र की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, यूज़र की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग फिर से लगाते हैं, ट्रूथ समझते हैं, सच्चाई समझते हैं कि यूजर वांट आउटकम्स, यूजर्स को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए भैया, यूजर्स को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आउटकम चाहिए। देखो एक चीज समझना, अगर मान के चलो आप एक प्रोटीन का डब्बा बेच रहे हो या फिर आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जब आप एक प्रोटीन का डब्बा बेच रहे हो तो लोगों को इससे मतलब नहीं है कि प्रोटीन के डब्बे में 1500 चीज़ें हैं, ठीक है, 1500 चीज़ें हैं, उसमें क्या है, उसमें किस तरह का जहर मिला हुआ है, किस तरह का कुछ मिला हुआ है, ऐसा कुछ सांप का जहर डाला हुआ है कि सांप का जहर आपके शरीर में जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल फाड़ के निकलेगा, 10,000 मेगा डेसीलीटर हो जाएगा, है ना, पूरी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन ही निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, ऐसा एक प्रोटीन हमने निकाला है। लोगों के लिए मायने ये रखता है कि उससे होगा क्या भैया ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मेरी खतरनाक मसल्स होगी, क्या मेरी खतरनाक मसल्स होगी, क्या भयंकर बाइसेप के पीक निकलेंगे, क्या राउंडेड शोल्डर होगा मेरा, ये मैटर करता है। वो लोग जब इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोटीन का डब्बा हेल्प करना चाहिए हमें, हमारी प्रोटीन की नीड है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, पूरी होनी चाहिए इससे। अगर प्रोटीन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% ही मिल रहा है और बाकी सब सिर्फ फ्लफ है, खोखा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है या तो शुगर है, बस यही सारी चीज़ें हैं, तो लोग आएंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बोलेंगे कि भाई इस प्रोटीन के डब्बे को मत खरीदना क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शक्कर है। दैट्स द थिंग, और लोग एक्सपोज करेंगे फिर तुम्हारे प्रोडक्ट को। तुम्हारा प्रोडक्ट है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, एक डब्बा बनाया तुमने, एक प्रोडक्ट बनाया ब्यूटी प्रोडक्ट, और उस ब्यूटी प्रोडक्ट में तुमने फीचर्स बताए बहुत सारे, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, इसमें हाई न्यूरोनिक एसिड है, पता नहीं और कौन कौन से एसिड डाले हुए तुमने सीधे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया भैया, तुमने बोला ये सल्फ्यूरिक एसिड इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे तुम डालोगे पूरे सफ़ेद हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, माना कि ये काम करता है, क्या सच में ये ट्रांसफॉर्म करता है या नहीं करता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं हुआ, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्टफुल नहीं हुआ तो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को, हो सकता है प्रोडक्ट एक बार में लोग खरीदे, लेकिन फिर उसके बाद जब वो फीडबैक देंगे और जब नेगेटिव वो रेटिंग जाएगी उसके बाद कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ये चीज़ें मैटर करती है गाइज। यूजर्स वांट आउटकम नॉट फीचर्स, फीवर क्लिक्स बीट मोर चार्ट्स, ऑनबोर्डिंग डिटरमाइंस अडॉप्शन। तो अब यहाँ पे कंस्टेंट क्या है कि 5 वीक का स्प्रिंट है, 5 वीक के अंदर ही कुछ ना कुछ करके देना है, लिमिटेड डेव आवर्स है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम समय है, और एग्जिस्टिंग यूएक्स का डेप्थ है, कोई ना कोई डेप्थ है भैया। तो अब जॉब टू बी डन, कोर टास्क, इनपुट्स, आउटपुट, फीडबैक लूप। करना क्या है, कौन सी चीज़ें करने लायक है उनको सबसे पहले उन पर फोकस करो, उसके बाद कोर टास्क कौन सी चीज़ें कर सकते हो उस पर ध्यान दो, इनपुट्स लो, आउटपुट्स निकालो, और फिर से फीडबैक लूप चला दो कि एक्चुअल में जो करने लायक चीज़ थी, जो नीड्स को फुलफिल करना था अपने प्रोडक्ट के थ्रू, क्या वो हमने कर दिया उस साइकिल में, 5 हफ्ते की साइकिल में क्या हमने वो करके दिखाया। रिबिल्ड अ प्लान, मिनिमम वायबल आउटकम, रिप्लेस 8 विजेट्स विथ 3 आउटकम्स। ज़्यादा चीज़ें मत करो, सिंपल रखो चीज़ों को, दैट्स द थिंग। यही वो बता रहा है कि 90 फीचर्स नहीं दिखाने अपने एप्लीकेशन के, 3 अच्छे फीचर्स दिखाने हैं, और यही आपको जॉब भी दिलाते हैं। अगर आपने 90 फीचर्स बनाए लेकिन 90 में से लाइक 80 काम नहीं कर रहे, 80 काम नहीं कर रहे, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल देगा कि भाई 80 फीचर आपका रिक्रूटर या आपका एचआर जो है या आपका जो भी है, वो अगर वेबसाइट पे जाता है, आपके वेबसाइट की ऐप में जाता है, और फिर उसमें जा कर के 90 में से 80 फीचर अगर फेल हो रहे हैं, ठीक है, 80 फीचर अगर फेल हो रहे हैं तो उसको इम्पैक्ट ये जाएगा कि ये बहुत ही घटिया डेवलपर है ना, सिंपल सी बात। तो रिबिल्ड अ प्लान, मिनिमम वायबल आउटकम, रिप्लेस 8 विजिट, राइट, ऑनबोर्डिंग, 3 स्टेप गाइडेड टूअर्स, सैम्पल डेटा प्रीलोड। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको डेटा को ज़्यादा क्लियर करना है, स्ट्रक्चर्ड करना है, और इसके थ्रू आपको चीज़ें खुद को समझ में आनी चाहिए। फीडबैक, इन लाइन वॉज दिस यूजफुल, माइक्रो प्रॉम्प्ट, इवेंट ट्रेसिंग, आस्क क्वेश्चन, माइक्रो प्रॉम्प्ट मतलब आस्क क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। इसके थ्रू क्या होगा कि अब आपको एक्चुअल में चीज़ें बेहतर होती दिखेगी। अडॉप्शन राइजेस टू 38% विथ फीवर फीचर्स एंड फास्टर विन रेट, इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, लियोनार्डो डा विंची, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आपने ब्रांड मिनिमलिस्ट देखा होगा, ये इस पे अप्लाई होता है। एप्पल आपने ब्रांड पता होगा, स्टीव जॉब्स की बात
अरे स्टीव जॉब्स तो इसी को सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव्स वाली एग्जांपल के थ्रू अब हम समझते हैं भैया, बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल है, मज़ा आएगा आपको गाइस। रिजॉल्व फैमिली कॉन्फ्लिक्ट विदाउट ड्रामा। कजन रिफ्यूजेस, पहले मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हुआ है, 40 मिनट हो गया है भाई साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव्स का एक एग्जांपल है कि रिजॉल्व फैमिली कॉन्फ्लिक्ट विदाउट ड्रामा, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी झगड़े के हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन हमारे ऊपर है। तो एक कजिन है, एक कजिन ब्रदर है कोई भी, वो रिफ्यूज कर रहा है, रिफ्यूजेस टू अटेंड अ फैमिली इवेंट। कोई फैमिली इवेंट है, चाचा की शादी है, चाचा की शादी नहीं, चाचा का ही लड़का हुआ तो नहीं, चाचा का ही लड़का हुआ तो मान के चलो कोई 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 दूसरी बहन है, ठीक है, बहन की शादी है, तो कजिन बहन है उसकी शादी, और एक कजिन ब्रदर है वो आ ही नहीं रहा उस फैमिली इवेंट में। एवरीवन आर्ग्यूज, हर कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहा है, गिल्टी टेक्स्ट है और एस्केलेशन हो गया है, अब तुम्हारी वजह से कोई झगड़ा हो गया है, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हुए हैं, ठीक है, और चीज़ें बिल्कुल एस्केलेट कर गई है, इसकी वजह से अब ये भाई आ ही नहीं रहा, तुम्हारी बहन की शादी है और उसमें ये भाई नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉब्लम अज्यूम्स रेजिस्टेंस इज अबाउट द इवेंट, ठीक है भाई, प्रॉब्लम यही है कि भाई रेजिस्टेंस हो चुका है, नॉट अंडरलाइन नीड्स, आपने एक्चुअल में समझा ही नहीं। प्रॉब्लम की शुरुआत ही ये हुई कि आपने समझा ही नहीं कि उस पट्टे की नीड्स क्या है। हो सकता है बंदे के पास एक्चुअल में टाइम नहीं है इसीलिए नहीं आ रहा हो सकता है रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही भैया, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं मिली, उसको आपने पत्रिका ही नहीं दी, हो जाता है भैया, आपने कजिन भाई को पत्रिका ही नहीं भेजी घर पे, इसीलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आप घर पे आई नहीं, चलो ठीक है, आपने पत्रिका तो भेज दी, लेकिन आपने कोई मैसेज नहीं डाला, आपने कॉल ही नहीं किया, आपने कुछ बात ही नहीं करी कि भाई यार शादी में आना है तेरे को, पहले आ जा, नहीं, आपने पूछा भी नहीं उस बंदे से कि पहले आ जा। ऑटोनॉमी, कुछ ना कुछ आपने, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कंट्रोल नहीं दिया आपने, कुछ नहीं दिया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल बैकग्राउंड, चलो करते हैं, मज़ा आएगा। पीपल रिस्पॉन्ड टू डिग्निटी एंड ऑप्शंस, ठीक है। क्लियर बाउंड्रीज रिड्यूस रेजिस्टेंस, क्लियर, जब बाउंड्रीज क्लियर होती है तो फिर रेजिस्टेंस कम होता है, लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लिसनिंग बीट्स परसुएशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट, इवेंट डेट फिक्स्ड, बजट फिक्स्ड, ईगो सेंसिटिव, वाह वाह एआई वाह, मतलब तालियां एआई के लिए, तालियां, क्या क्या खतरनाक लिखता है भाई। इवेंट डेट फिक्स्ड, बजट फिक्स्ड, ईगो सेंसिटिव, एआई ने खुद फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई नहीं किया एआई ने खुद फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई नहीं किया। इस लाइन को पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आएगा? मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा? अगर मैंने ये पीडीएफ आपको भेजा, आपको क्या समझ में आएगा? बहुत बढ़िया, मुझे एआई को शायद अच्छे से समझाना चाहिए था, मेरी भी गलती है यहाँ पे, ठीक है। दो लोगों की गलती है, मेरी भी गलती है कि मैंने शायद अच्छे से उसको समझाया नहीं कि कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ते, देखो कंस्ट्रेंट क्या बोल रहे हैं कि भैया कोई इवेंट की डेट है, इवेंट की डेट फिक्स हो गई है, 29 तारीख को शादी है भैया, ठीक है। बजट भी फिक्स हो गया है, बजट भी फिक्स है, ठीक है। और ईगो सेंसिटिव, मतलब ईगो तुम्हारी कोई हर्ट हो रही है, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि 29 तारीख है, बजट की कोई दिक्कत चल रही है, या तो भाई को हम ला नहीं सकते, या भाई आ जाएगा तो शायद थालियाँ ज़्यादा लगेगी, या भाई की वजह से कोई दिक्कत हो जाएगी, बजट से रिलेटेड हो सकता है। वो बहुत बड़ा पियक्कड़ है, उसको चाहिए होते हैं बहुत सारे पैक, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो बजट से रिलेटेड पता नहीं क्यों एआई ने डाला है ये, ठीक है, बट मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन, ईगो सेंसिटिव तो ये समझ में आता है। अच्छा, बजट फिक्स, ये भी हो सकता है कि बजट जो है उस बंदे का सही नहीं हो सकता है वो कजिन जो हो, तुम्हारा कजिन भाई हो, वो तुम्हारी बहन को गिफ्ट नहीं दे पा रहा हो, तो थोड़ा शर्म फील कर पा रहा हो, ठीक है, कि भाई कोई दहेज वहेज देना हो उसको, कि दहेज ही नहीं दे है भैया, दहेज देने लायक कुछ है नहीं। इवेंट डेट फिक्स है, उसके 29 तारीख को उसका कोई डेट फिक्स है, ठीक है। ईगो सेंसिटिव, ईगो है भैया, कोई ईगो से रिलेटेड कोई बात है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो डीकम्पोजिशन नीड्स ऑब्जेक्शन ऑप्शंस एग्रीमेंट, मतलब कि सबसे पहले आपने फिगर आउट किया कि आपके भाई की नीड्स क्या है, क्या नीड्स है भैया, क्या चाहिए तुमको, ऑब्जेक्शंस क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कत कहाँ चल रही है। फिर आपने पूछा कि ऑप्शंस क्या है, कौन से ऑप्शंस हैं, मैं कौन से ऑप्शंस को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर आपने देखा कि कहाँ समझौता किया जा सकता है, क्या एग्रीमेंट्स करे जा सकते हैं।
रिबिल्ड किया प्लान कि ठीक है डिस्कवरी कॉल, आस्क फॉर द 2 टॉप रीजन दे आर हेजिटेंट, वैलिडेट और डोंट काउंटर। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वैलिडेट करना है चीज़ों को कि वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वो हेजिटेंट है, नहीं आ रहे आपकी शादी में, है ना, और वैलिडेट करो अब, और इसमें काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस, ऑफर टाइम विंडोज, स्मॉलर रोल, छोटा रोल दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ करने के लिए दे दो, कुछ काम की चीज़ दे दो, ट्रैवल के लिए हेल्प कर दो, क्रिएट रिवर्सिबल चॉइसेस। ग्रेट। रिवर्सिबल चॉइसेस मतलब हो सकता है बंदे को सच में 29 तारीख को वापस भी जाना हो, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल कर दो उस सिचुएशन को, कि वो बोल रहा है कि भाई 29 तारीख को मेरी शादी है, ठीक है, शादी भैया दोपहर के 3 बजे तक के है, ठीक है, दोपहर के 3 बजे तक के है, और मुझे भाई जाना है 9 बजे, मेरा काम है वहाँ पे, ठीक है भैया, तो तू एक काम कर, तू 3 बजे तक की शादी अटेंड कर ले, मैं तेरे को फ्लाइट से भेज दूंगा घर पे। तो कुछ क्रिएट रिवर्सिबल चॉइसेस, है ना। अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट अ क्लियर प्लान। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गया, एआई की आदत है भैया, हर जगह डॉक्यूमेंट डाल देता है, तो जरूरी नहीं कि तुम डॉक्यूमेंट करो, पर करते हो तो अच्छा है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं, ट्रूथ इमर्जेस मोर रेडिली फ्रॉम एरर देन मोर कंफ्यूजन। अच्छा, ये बिजनेस से रिलेटेड है ये तो रेज प्राइजेस विदाउट लूजिंग ट्रस्ट। भैया देखो, एक D2C ब्रांड है जिसमें जो ये प्राइस है वो 20% है, मतलब बढ़ी है, सेल्स जो है वो 40% से नीचे गिरी है, 20% से बढ़ी है प्राइस, और 40% से सेल्स जो है वो नीचे गिरी है, 40 है ये, ठीक है, 40% से सेल जो है नीचे गिरी है। दे ब्लास्ट डिस्काउंट, उन्होंने डिस्काउंट भी दिए बहुत सारे, ठीक है, डिस्काउंट भी दिए, फिर भी मार्जिन्स नहीं मिल रहे, मार्जिन्स क्या, कि भैया जितना कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, यही होता है मार्जिन। जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट आपकी उतनी नहीं आ रही है, तो तब आप प्रॉफिटेबल रहते हो। प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस हाइक विदाउट वैल्यू फ्रेमिंग। आपने क्या किया, आपने प्राइस एकदम से बढ़ा दिया, 20% से आपने प्राइस तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वैल्यू क्या, मतलब वैल्यू को रिफ्रेम करना जरूरी था, आपने पहले बताया नहीं कि क्या वैल्यू दे रहे हैं भैया, हमने 20% से बढ़ाया, तो फिर प्राइस में वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ठीक है, लोगों ने समझा ही नहीं उस चीज़ को, इसीलिए क्लियर ट्रेड ऑफ ट्रिगर रिजेक्शन। अब जब आपने क्लियरली समझाया नहीं, तो इसलिए फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट को, कुछ ज़्यादा ही महंगा कर दिया भैया तुमने। फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रेकडाउन ट्रुथ। बहुत सारे प्रोडक्ट है यार जो एकदम से महंगे हो जाते हैं, फिर उसको लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं, और ऊपर से इंडिया में भैया, इंडिया के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है प्राइस के मामले में, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू मिल रही हो नहीं मिल रही हो फर्क नहीं पड़ता, आप अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस पे बेच रहे थे एक प्रोडक्ट को, तो वैसा ही बिकना चाहिए, ऐसा लोगों को मानना होता है कि भैया ज़्यादा ज़्यादा क्या हो गया भैया, सस्ते में बेचो, है ना, सस्ते में बेचो, यही होता है। कस्टमर्स बाय वैल्यू स्टोरीज, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड ट्रस्ट, बंडलिंग द टीयरिंग अलाइन विलिंगनेस टू पे। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने फनल जो है या जो भी आपने एडवर्टीजमेंट तैयार करी, आपने सही से वैल्यूज़ को सामने रखा कि नहीं रखा, कि आपने स्टोरीज उस हिसाब से बनाई कि नहीं बनाई, आपकी स्टोरी टेलिंग वैसी थी या नहीं थी, आपने कस्टमर्स की नीड्स को समझा कि नहीं समझा, क्या आपने अपने कंस्ट्रेंट्स को समझाया कि नहीं समझाया। तो अब देखो कंस्ट्रेंट क्या है, कॉग्स राइजिंग। कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे मतलब कॉग्स में मतलब कुछ नहीं देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है गाइस, ठीक है, कि आपकी चीज़ों को खर्चे कितने हो रहे चीज़ों पे, ठीक है, उन चीज़ों को समझा जाता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। मस्ट रिटेन 70% रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू बचाना है, और मार्केट जो है उसका जो बजट है वो एक्चुअल में लिमिटेड है, मार्केटिंग के लिए बजट जो है वो अभी लिमिटेड है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है प्रोडक्ट की, तो इसीलिए फिर वैल्यू बढ़ गया है, वैल्यू नहीं प्राइस बढ़ गया है। डीकॉम्पोजिशन, वैल्यू ड्राइवर्स, कम्युनिकेशन, ऑप्शन प्रूफ। यानी कि वैल्यू को पहले सेट करो, वो कौन सी वैल्यूज है उससे कम्युनिकेट करो, यूजर तक पहुंचाओ इन वैल्यूज को, फिर उसके बाद उन्हें ऑप्शंस दो, वैरायटी के ऑप्शंस दो, और फिर उसके बाद प्रूफ पे जाओ कि उनको प्रूफ दो कि देखो ये कैसे वैल्यूबल है तुम्हारे लिए और कैसे इसने दूसरे लोगों को भी फायदा दिलाया है। वैल्यू स्टैक, न्यू फार्मूला, एक नया फार्मूला बनाओ, फिर से रिवैम्प करो, 2 डे शिपिंग, एक्सटेंडेड वारंटी, इस तरह का बंडल बनाओ, सही तरह से ऑफर्स बिल्ड करो। जाओ जाके भाई हार्मोजी का कोई चैनल देख लो या हार्मोजी की कोई बुक पढ़ लो, वो 100 मिलियन का ऑफर या ये सब वैसे ऑफर बनाओ सही से, ठीक है। टीयरिंग, एसेंशियल एट ओल्ड प्राइस, प्रीमियम एट 20% विद एडेड बेनिफिट्स, ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन टेबल।
ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन टेबल, मतलब कि वो होता है ना कि आप एक ऐसे प्लान बनाते हो कई सारे, ठीक है, ऐसे एक हो गया कि भैया ये तो मीडियम प्लान है, फिर ये प्रीमियम प्लान है, फिर ये डायमंड वाला प्लान है, इस तरह से प्लान बनाते हो तो वो सही से बनाओ, ठीक है, जिसमें आप सही से बता रहे हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। प्रूफ दो कि बिफोर एंड आफ्टर के टेस्टिमोनियल्स दो, बताओ लोगों के वीडियोस डालो उसमें कि कैसे उन्होंने फ़ायदा लिया है, 30 डे की गारंटी दे दो भैया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप मैट्रिक्स देते हो, सही तरह से आप देखते हो, तो आउटकम में आपको एक्चुअल में चेंजेस मिलेंगे, रिजल्ट में भी आपको चेंजेस मिलेंगे। एरिस्टोटल भैया क्या बोल रहे हैं, चलो एरिस्टोटल भैया जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, द फर्स्ट बेसिस फ्रॉम विच अ थिंग इज नोन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल वर्ड की जो डेफिनेशन है वो दे रहे हैं वो, द फर्स्ट बेसिस फ्रॉम विच अ थिंग इज नोन। एक कोई चीज कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में जिसको समझा जा रहा है, ठीक है, उसका जो बेसिस है वही एक प्रिंसिपल है, ठीक है। डायरेक्ट ओरिजिन ऑफ द टर्म, नॉलेज स्टार्ट्स एट द रूट नॉट द सरफेस। तो समझते हैं इस चीज को। करियर में पिविट इंडस्ट्रीज विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हम कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे सेल्स प्रोफेशनल है, सेल्स वाला कोई बच्चा है, सेल्स वाला बच्चा है, उसको सेल्स से जाना है किसी प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रांड में, ठीक है, और प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रांड में जाना है, वायर फ्रेम वर्ड आ गया, मतलब यूआई यूएक्स में जाना है, ठीक है, यूआई यूएक्स में जाना है, तो अब उसको सेल्स से प्रोडक्ट रिलेटेड में जाना है, मेनली यूआई यूएक्स पे जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये क्रेडेंशियल बायस इग्नोर्स ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड प्रूफ बेस्ड हायरिंग। आपने आपने क्या सोचा, अज्यूम कि दे मस्ट डू अ फुल डिग्री कर लूँगा अगर मैं, या फिर बस डायरेक्टली मैं चीज़ों पे जंप करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पुराना एक्सपीरियंस आपका सेल्स का है, आपका पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। आपको यूआई यूएक्स के स्किल्स चाहिए, आपको यूआई यूएक्स का ही एक्सपीरियंस चाहिए, आपने क्या चेंजेस लाए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या बता रहा है, ट्रुथ, हायरिंग मैनेजर्स वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो पुरानी वाली चीज़ें लग रही है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप इस डोमेन में कितने अच्छे हो। डेफिनेटली आपकी सेल्स की स्किल या सेल्स में आपने क्या क्या किया वो चीज़ें भी आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, वो इम्पैक्ट देगा, क्योंकि यूआई यूएक्स में वो भी मैटर करता है, ये बताएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तो आपका डोमेन नॉलेज आप बताते हो और फिर उसके थ्रू आप उसको अप्लाई करते हो यूआई यूएक्स की स्किल पे, अच्छा है। स्टोरी टेलिंग रिफ्रेम्स एक्सपीरियंस, ठीक है। कंस्ट्रेंट 90 डेज, अब 90 दिन है भैया, 90 दिन है, फुल टाइम जॉब है ऑलरेडी आपकी और कोई बजट नहीं है, ठीक है, तो आप जॉब करते करते ही अपनी यूआई यूएक्स की स्किल्स को इम्प्रूव करो। 90 दिन है आपके पास, हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा दिन ही हो, अक्सर ज़्यादा दिन होते हैं लोगों के पास, इतने दिन नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि आपने 90 दिन तब हो गया कि भैया आप तो अब बाहर चले गए, कंपनी छोड़ दिया आपने, ठीक है, लिविंग पीरियड है आपका, तो वो बात अलग है। डिकम्पोजिशन, टारगेट रोल, आपने टारगेट किया, रोल क्या है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो स्किल गैप, स्किल समझी, फिर समझना पड़ेगा, यूआई यूएक्स के बेसिक स्किल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। फिर आपने प्रूफ निकाला, ठीक है, प्रूफ वाले प्रोडक्ट्स निकाले, और आपने एक स्टोरी बिल्ड करी, स्टोरी टेलिंग करी, केस स्टडी बनाई, और फिर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स द थिंग। तो प्रूफ प्रोजेक्ट्स, बिल्ड अ लाइट वेट पीआरडी। पीआरडी मतलब पीआरडी बिजनेस टर्म है ये, प्रोडक्ट, मुझे जहाँ तक याद है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करे जाते हैं, पता नहीं ये एआई ऐसा क्यों लिख देता है, ठीक है। तो आपको फीचर्स ऐड करने होते हैं, वायर फ्रेम्स आपको देने होते हैं, ठीक है, एआई नहीं भाई, मेरी भी गलती है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीआरडी होता है जिसमें आप यानी आप अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, आप अपने प्रोडक्ट की जितने भी फीचर्स है, क्या क्या ये चीज़ें सॉल्व कर रहा है, फीचर्स क्या क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या है उसके पीछे की, है ना, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, ये सब चीज़ें आप उसमें डालते हो। वायर फ्रेम क्या है, वायर फ्रेम क्या है, वायर फ्रेम हो गया कि बिल्कुल एक सस्ता सा आपने प्रोटोटाइप बना दिया, एक सस्ता सा प्रोटोटाइप जिसमें बटन दिख रहा है, जिसमें फीचर दिख रहा है ना, इस तरह से। कोई भी यूजेबिलिटी टेस्ट आपने कर लिया कि ठीक है, उसको टेस्ट कर लिया आपने कि क्या वो रियल पेन को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने नैरेटिव, यानी कि आपने एक स्टोरी बिल्ड करी, नैरेटिव मतलब कि एक स्टोरी होता है, ठीक है, आपने एक स्टोरी बिल्ड करी और उसके थ्रू आपने केस स्टडी बनाई कि कैसे ये फीचर्स एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। पब्लिश 3 केस पोस्ट, हाँ, तो अब आप इसको एक्चुअल में दुनिया के सामने ला सकते हो, लिंक्डइन पे डालो कि भैया मैं हायरेबल हूँ, मुझे हायर कर लो और अपनी स्किल्स को दिखाओ।
तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल सकती है बिना किसी डिग्री के। आज की तारीख में स्किल्स ज़्यादा वैल्यूएबल है। वॉट आई कैन नॉट क्रिएट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। वॉट आई कैन नॉट क्रिएट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं जो बना नहीं सकता उसे मैं समझ नहीं सकता। इफ़ यू कांट रिबिल्ड इट फ्रॉम बेसिक्स यू डोंट ट्रूली ग्रास्प इट। तुम अगर किसी चीज़ को बेसिक से नहीं बना सकते तो मतलब अभी भी तुमने उस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं है, ये वो बताने की कोशिश करा। वाह, ग्रेट। तो अब गाइज ये है हमारा फाइनल एग्जाम्पल, ये फाइनल है, एंडिंग एग्जाम्पल है, रिलेशनशिप वाला है। वाह, मजा आएगा, रिलेशनशिप वाला है, ठीक है, बहुत लोगों को मजा आता है। गाइज रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल है, और मैं जरा ये पेन चेंज करना चाहता हूँ। ओके, गले में गड़बड़, क्योंकि बहुत समय से बात कर रहा हूँ मैं और कोई मैंने ब्रेक नहीं दिया है अपने आप को। अभी कितना टाइम हुआ है? ओह माय गॉड, 1 घंटा होने वाला, मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। ग्रेट, चलो जल्दी से 5 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, पर मज़ा आएगा एंडिंग में भी, ठीक है। तो स्टॉप द रिपीट फाइट। रिलेशनशिप है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, उनके साथ में कोई फाइट चल रही है। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल तो जो दिया जा रहा है, अच्छा गिफ्ट और ये आ गया, मतलब लड़के की बात हो रही है। गिफ्ट और अपोलॉजी सुनते से ये लड़के की बात हो रही है। लड़कियां गिफ्ट कम ही देती है, अपोलॉजीज वाला सिस्टम वो उधर से होता ही नहीं है ना, गिफ्ट वाला सिस्टम भी उधर से होता नहीं है यूजुअली। ये बायस है एक तरह का, मेरा हो सकता है ये बायस हो, पर यूजुअली यही देखा जाता है, राइट। तो यू कीप आर्गुइंग अबाउट नेवर हैविंग टाइम। आप हमेशा आर्गूमेंट करते हो कि मतलब जो है, हमेशा आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या अपनी वाइफ के साथ में आर्गूमेंट कर रहे हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे लिए, ठीक है, मेरे पास नहीं है टाइम एक्चुअल में, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरा बॉस हमेशा कॉल करता रहता है, 12 घंटे की शिफ्ट हो गई है, मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेरे से नहीं मैनेज हो पा रहा। फिर तुम इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करते हो कि तुम गिफ्ट देते हो और तुम सॉरी बोलते हो, अपोलोजाइज करते हो, पर फिर भी साइकिल रिज्यूम होती रहती है, तुम्हारी लड़ाई होती रहती है। प्रॉब्लम्स अज्यूम लव, यू अज्यूम कि लव लैंग्वेज इज अ गिफ्ट। सॉरी गाइज, मुझे पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला एनर्जी आ गई क्या? चलो। तो लास्ट एग्जांपल है। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ये जो गिफ्ट है ना, आपकी अजम्पशन ये है कि गिफ्ट देना ही एक लव लैंग्वेज है, और आप इग्नोर कर रहे हो शेड्यूलिंग को, अनमेट नीड्स, कुछ ऐसे नीड्स है जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। वो नीड्स क्या है गाइस? अब हम इसके ट्रूथ पे जाते हैं, रिलेशनशिप के ट्रूथ पे जा रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगा रहे हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंसी बीट्स ग्रैंड गेस्चर्स। मतलब कि कंसिस्टेंसी, आपने छोटे छोटे लेवल पे जो जो चीज़ें आप रिलेशनशिप में ऐड करोगे वो बीट करता है मेगा चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को। मतलब कि आप मान के चलो 6 महीने से अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले हो, ठीक है, आपने ना कॉल किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एकदम से आप मिलते हो और जाकर के गर्लफ्रेंड को बोलते हो चल दुबई चलते हैं। इंडिया से सीधे दुबई चलते हैं। भाई ठीक है, हो सकता है कोई बिल्कुल अरे वो ऐसी टाइप की बंदी होगी जिसको जाना ही है, तो बात अलग है। नहीं तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो बोलेगी कौन हो तुम, 6 महीने से तुम नहीं मिले हो मुझसे, अब एकदम से बोल रहे दुबई चलना है, क्यों जाऊँ मैं, है ना, सिंपल सी बात ये आएगी। तो सिचुएशन ऐसी बनती है, आप हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि एकदम से कुछ हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि इवन कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं होते, वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो एकदम से क्या सोचते हैं कि यानी मैं जाकर के बंदी को डायरेक्टली प्रपोज कर दूंगा, है ना, डायरेक्ट प्रपोजल। भाई तुमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की है, तुमने उस इंसान को समझाया नहीं कि तुम कैसे एक अच्छे बंदे हो, एक अच्छे सही पर्सन हो, पार्टनर हो। बिना उन चीज़ों को अच्छे से ट्रांसलेट करे, अच्छे से कम्युनिकेट करे, तुम कैसे कैसे ये मान सकते हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, राइट। सो दैट्स द थिंग, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में कि एक कंसिस्टेंसी हो। मतलब कि आपने कॉन्वर्जेशन तो कर रहे हो बीच बीच में, राइट, आपने 30 मिनट टाइम बिताया, 20 मिनट टाइम बिताया, अगली बार आपका बॉस का कॉल आ रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है कि 12 घंटे आज काम करना ज़रूरी है,
12 घंटे का वर्क डिलीवर करना जरूरी है, तो मैं अगर मेरी बीवी के साथ में बैठा और फिर बाद में अगर मुझे कॉल आया बॉस का तो मुझे उठना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरी मेरी बीवी को लग सकता है कि ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक काम करता हूँ, आज के दिन नहीं करता हूँ, आज के दिन कोई कॉन्वर्जेशन नहीं, लेकिन अगले दिन मैं 60 मिनट में ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बिल्ट होती है और फिर सामने वाले को लगता है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन बैलेंस कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि बिजी वीकडेज है, लिमिटेड नाइट्स है, फ़ोन हैबिट है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से टाइम ब्लॉक किया, रिचुअल सेट करे, कम्युनिकेट किया, रिव्यू किया, ठीक है। इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाते हो उन सिचुएशंस को और इनको सॉल्व कर पाते हो। वीकली रिचुअल, नॉन नेगोशिएबल 90 मिनट डेट ब्लॉक विदाउट फोन, ये अच्छी चीज़ है। ऐसी प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आप बताते हो कि मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। कैलेंडर शेड्यूलिंग, प्लान टू वीक, एक दूसरे से बात करो और पता करो कि कब तुम दोनों के पास टाइम है। जब आप इन टाइम पीरियड्स को समझोगे, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अच्छे से अप्लाई होती है और आपकी रिलेशनशिप में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर फीडबैक लूप तैयार करके सही तरह से चीज़ों को देख के और डॉक्यूमेंट कर सकते हो यार कि कैसे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ चीज़ों को। जब आप डॉक्यूमेंट करते हो आपके पास डेटा होता है, आपके पास एक प्रीवियस हिस्ट्री होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। कल चल के आपके वाइफ ने बोला कि यार तुम ना मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर तुम सीधे किताब निकालोगे, अपनी सीधे किताब निकालोगे, दिखाओगे तुम जरा देखो मैं अच्छे से चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने एक महीने में हर तरह से देखा है चीज़ों को। ये अलग बात है कि आपने कोई इमोशनल नीड्स है, कोई और नीड्स है जिनको आपने फुलफिल नहीं किया, आप एक समझदार इंसान नहीं हो, ठीक है, तो आप सामने वाले की बातों को नहीं समझ पा रहे हो। अक्सर वुमेन जो है वो, उनको सब कम्युनिकेशन की आदत होती है। सब कम्युनिकेशन क्या होता है भैया? वुमेन जो है वो जो बोलती है वो मीनिंग मोस्टली उनका नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं जब वो ना बोल रही है तो हाँ बोल रही है, नहीं, ये सबसे बेवकूफ़ी बड़ा थॉट है, ये वाली बात नहीं है। जब वो कुछ बोल रही होती है तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, कभी कभार हो सकता है उसके पीछे वो कोई और इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही होती है, उसके पीछे वो कुछ और टेस्ट कर रही होती है, इसे ही टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जब टेस्ट कर रही है वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो, ठीक है, या अभी तुम्हारा मूड कैसा है, वो उस तरह के सवाल पूछ रही है वो, या फिर जानबूझ करके तुम्हें अनॉय फील कराना चाह रही है, तुम्हें अनॉइंग कर रही है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि यार ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है कि मुझे चिड़चिड़ा फील हो, पर वो तुम्हें टेस्ट कर रही है कि क्या ये गुस्सा करता है या नहीं करता है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसका क्या मतलब है, तुम उसका सॉल्यूशन निकालने पे लग रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में नहीं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आप सब कम्युनिकेशन को समझते हो कि नहीं समझते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है जो आप समझ गए, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अगर आपने एक्चुअल में लाइफ में अप्लाई किया तो आप हर लेवल पे इम्प्रूव करोगे गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपके मैट्रिक्स आगे बढ़ेंगे। और अब हम एंडिंग में आ गए गाइस, यहाँ पर आकर के वीडियो ख़त्म होने जा रहा है। मैंने आखिरकार 1 घंटा ले लिया है, ग्रेट, 1 घंटा 2 मिनट मैंने ले लिया, वाओ, ठीक है। तो बॉइल थिंग्स डाउन टू द मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ्स एंड रीजन अप फ्रॉम देयर। यहाँ से अपने आप से पूछना शुरू करो, इलॉन मस्क की बात है कि बॉइल थिंग्स डाउन टू द मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। हर चीज़ को बिल्कुल ब्रेक डाउन करो, कई सारे हिस्सों में बांटो और उसका ट्रूथ निकालो, रीजन अप फ्रॉम देयर। मॉडर्न एप्लीकेशन, रॉकेट्स, बैटरीज, कार्स, जो भी इलॉन मस्क ने जो कुछ भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ये कोई इंडस्ट्री के नॉर्म्स नहीं थे। अब ये इंडस्ट्री के नॉर्म्स बन गए, ये रॉकेट्स, ये बैटरीज, ये कार्स, ये नॉर्म्स बन गए। तो इन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है? एग्जीक्यूट करने का टेम्पलेट ये है, पहला है जी फॉर गोल, फिर है ट्रूथ्स, फिर है कंस्ट्रेंट्स, फिर है सिस्टमैटिक मैप्स, फिर आता है जीरो बेस रिबिल्ड, फिर आता है प्रूफ, ठीक है। तो GTCSRP ये एक तरह का एक्रोनिम आप समझ लो, ठीक है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि इसे कैसे करना है। डिफाइन द आउटकम इन 1 सेंटेंस विद अ मेट्रिक, आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लिस्ट करो 3 फैक्ट्स को, वो बिहेवियरल, मैकेनिकल, इकोनॉमिक, वो कौन से फैक्ट्स है। टाइम, बजट, एनर्जी, नॉन नेगोशिएबल्स, ये कौन से कंस्ट्रेंट्स है, वो कौन से लिमिटेशंस है, वीकनेसेस है। सिस्टम मैप करो, ड्रॉ द फ्लो, एक प्रॉपर फ्लो बनाओ, ड्रॉ करो यार, चीज़ों को ड्रॉ करो, मैप करो। माइंड मैपिंग समझती है, माइंड मैपिंग, तो अच्छा से ड्रॉ करो चीज़ों को कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है भैया,
क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे मसल्स बनानी है, ठीक है, क्या मेरी डाइट अच्छी है, क्या मेरी एक्सरसाइजेज अच्छी है, क्या मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, क्या क्या मेरी नींद अच्छी है, क्या मैं स्लीप ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, मेंटल स्टेट अच्छी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें फैक्टर है, बहुत बड़ी फैक्टर है। अच्छे से मैप बनाओ यार चीज़ों को, आपको भी फिर याद रहने में ईजी हो जाता है। प्रूफ लो, प्रूफ तैयार करो, ठीक है, अपने लिए सही, क्योंकि आप जब तक प्रूफ नहीं देते ना, आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन समझ नहीं पाता चीज़ों को। आपका ब्रेन एक नंबर का मूर्ख है, आपको उसे प्रूफ देना पड़ता है, तभी जाके वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। What would I do if I had to deliver this with half the resources? इस तरह के सवाल पूछो, these kind of questions कि which part of this plan is theater, not impact, drama। ये जो प्लान मैं बना रहा हूँ, ये प्लान में इम्पैक्टफुल चीज़ें है भी कि नहीं है, कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है, या ऐसे ही मैं प्लान बना रहा हूँ। आपका लाइफ का कोई प्लान है, आपका करियर का कोई प्लान है, करियर स्विच करना चाह रहे हो, आप पैसे कमाना चाहते हो, आपको मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछने चाहिए। प्रिसाइज रहो, बिल्कुल क्लियर रहो चीज़ों को लेकर के। इफ़ आई कुड नॉट कॉपी एनी वन, हाउ वुड आई सॉल्व इट? अगर मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा तो मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा? रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग मॉडल को अप्लाई करोगे लाइफ में, तो गाइस आपकी ये लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल चुकी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में एग्जांपल दे के, इतना अच्छे से टाइम लेके, एक घंटा अभी तक के हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने में। मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप ज़रूर लाइफ में अप्लाई करें, समझे। और ये थिंकिंग मॉडल वाला जो पूरा का पूरा सीरीज़ है, ये अभी भी चल रहा है। मैंने ऑलरेडी बायसेस का सीरीज़ पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ये है द टेविन लैब। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। बाय।